जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का, देवियों सज्जनों, भाइयों बहनों। वाह, जय बजरंग बली। हाँ बिल्कुल, आज मंगलवार है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का नाम है। चलो जय हिंद जय हिंद जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और जितने बच्चे हैं, हाँ बिल्कुल, आज पूरे कायनात से कह दीजिए, आज अग्निवीर जो एयरफोर्स वायु अग्निवीर है, उसका बैच आज अनाउंस होने जा रहा है। हमारी पूरी भारी भरकम टीम इस चीज़ को अनाउंस करेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद एवरीवन। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारी कहानी चल रही थी वो अमृत रूल सीरीज की तरफ बढ़ रही है। और लगातार हमारी जो सेना है, हमारी जो बानर सेना है, बढ़िया से लगी हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर तरीके से आपका स्वागत है, अभिनंदन है हर तरीके से, क्योंकि आप सबको पता है हम लोग का जो जो अखंड भारत जो है वो पूरा एक तरीके से कहा जाए तो हर धर्म, हर जात, हर वर्ग के लोगों को मतलब है इज्जत करना सिखाता है। विश्व गुरु का जो दर्जा प्राप्त कहीं ना कहीं इसी वजह से है। चलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है और आज इस खूबसूरत सी सुबह को और खूबसूरत बनाने के लिए हम लग चुके हैं अपने अमृत रूल सीरीज की तरफ। और देखते हैं यहाँ पर 13 जो रूल है, 13 रूल नंबर जो 13 है, उस रूल नंबर 13 के बारे में कल मैं आपसे बात किया था। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन, योर एंड योर्स, दियर एंड दियर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया था, एक चार्ट बना के दिया था। उस चार्ट को आपने समझा होगा, उस चार्ट को आपने जाना होगा। आज बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था माई और माइन, मैंने कहा कुछ मत करो, ये जितने हैं सब के सब एडजेक्टिव होते हैं और इनके साथ बस माई का माइन करके बाकी सब के साथ एस चाप दो, एस लगा। अब देखो, जिसके सबके साथ एस लगा दिया, अब एस लगाने से ये क्या बन गया, पजेसिव एडजेक्टिव से पजेसिव प्रोनाउन बन गया। यहां तक हमारी चर्चा हुई थी। मैंने कहा था आपसे कि इसके बाद आता है नाउन, लेकिन गलती से भी इसके बाद नाउन अगर आ गया तो समझ लो ये क्वेश्चन गलत है, इसको सही कर देना है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने कहा कि दिस इज माई पेन, और दूसरा मैं कहूं कि दिस इज माइन पेन, माइन पेन। तो यही चीज तो मैं कहा आपसे अभी। ये क्या बात बताया, मैंने कहा कि यहां पर है दिस इज, यहां भी है दिस इज, लेकिन यहां पर है माई पेन और यहां पर है माइन पेन। मैंने कहा है कि ये क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आया है तो सही माना जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर नाउन आ जाए तो गलत माना जाएगा। देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। आप अगर गौर से देखोगे तो ये आपका क्या है, नाउन है, और ये आपका प्रोनाउन है। तो नाउन के जो है मतलब नाउन के साथ प्रोनाउन कैसे आ सकता है, क्योंकि आपको अगर मैं एक चीज बताना चाहूं, जरा गौर से सुनना। देखो थोड़ा सा डिटेल में लेके आता हूं। प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का मतलब आपको पता है क्या है, इसका दो, इसको बाइफरकेट करो तो प्रो प्लस नाउन निकल के आता है। प्रो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के बदले में। किसके बदले में, नाउन के बदले में। यानी जो नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पर प्रो प्लस नाउन है, प्लस नाउन कर दोगे तो आप खुद देखो कि नाउन नाउन का रिपीटेशन हो गया। तो इसीलिए यहां प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता है। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रोनाउन के बगल में नाउन क्यों नहीं आएगा, प्रोनाउन का मतलब होता है कि जितनी चीजें रिपीट हुई हैं उनको हटा दो। इंस्टीड ऑफ मतलब बदले में क्या है कि उन नाउन को हटाओ, उनके बदले में प्रोनाउन लगाओ। यही इसका मीनिंग है। गौर से देखो, इसके बारे में बताता हूं आपको। मैंने एक व्यवहारिक ज्ञान से समझाता हूं, एक व्यवहारिक जो है एग्जाम्पल उठाता हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना। आपने देखा होगा कि हमारे यहां शादियां होती हैं तो उस शादी में कार्ड आता है शादी का, कि शादी का कार्ड आता है। और शादी में मान के चलो अमूमन आपके घर में आपके पिताजी हैं तो पिताजी के नाम पर दादाजी होंगे तो दादाजी के नाम पर आता होगा। मैं मान के चलता हूं कि एवरेज, ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो पापा के नाम पर शादी का कार्ड आ रहा है। क्लियर। पापा के नाम पर शादी का कार्ड आया। अब पापा के नाम पर शादी का कार्ड आया और पापा उस समय नहीं थे, उस जगह पर नहीं थे, शहर में नहीं थे, गांव में नहीं थे, पापा को कहीं और जाना था। तो पापा के बदले कौन चला जाता है, पापा के बदले चला जाता है बेटा। पापा के बदले कौन जाता है, बेटा जाता है।
अब पापा के बदले कौन जा रहा है? बेटा जा रहा है। इस बेटे से पूछा जाएगा कि बेटा तुम कौन हो, तो कहेगा क्या अपना परिचय देते हुए कि मैं फलाने सिंह का बेटा हूं, मेरे पिताजी नहीं थे, कहीं और चले गए थे, जो मैं उनके बदले आया हूं। यानी पापा नहीं थे तो पापा के बदले में कौन आ गया? बेटा आ गया। चलो बात सही है। यही तो कह रहा है कि जब नाउन ना हो, यानी यहां से अगर मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि जब नाउन ना हो, जब नाउन नहीं होता है तो नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है। नाउन के बदले में प्रोनाउन आता है जब नाउन ना हो तब। क्लियर? अब ठीक ऐसा ही एक और अगर वाक्य हम ले लें कि पापा के नाम पर शादी का कार्ड आया और पापा थे, पापा वहां पर थे, तो पापा जब थे तो पापा चले गए शादी में और शादी में बेटा भी पहुंच गया। अब पापा के नाम पर शादी का कार्ड आया, लोग पापा को पहचानते थे तो पापा को तो छोड़ दिया, लेकिन बेटे के पास गए, पूछे कि तुम कौन हो, तो ये कहा कि मैं फलाने सिंह का बेटा हूं और पापा नहीं थे तो उनके बदले में मैं आया हूं। तो बोलेगा कि पापा नहीं थे, ये तुम्हारे पापा आए हैं, दिख रहे हैं, तो कह रहे हो कि उनके बदले में आया हूं, नहीं थे इसलिए आया हूं। अरे तुम्हारे पापा हैं तो उनके बदले में कैसे आओगे? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये नाउन है तो उसके साथ प्रोनाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। यही तो हुआ कि अगर पापा नहीं है, मान के चलो पापा नहीं है, तो पापा के बदले बेटा आएगा, बदले का मतलब है प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के बदले का मतलब क्या है? प्रोनाउन। तो पापा नहीं है तब क्या आएगा? बेटा आएगा, जो प्रोनाउन कहलाएगा। लेकिन जब पापा है तो उसके बदले नहीं आएगा, यानी ये प्रोनाउन नहीं होगा, फिर ये क्या बन जाएगा? अब देखो, तुम कहोगे कि बदले में आया हूं, देगा 4 बांस, लेकिन तुम कहोगे कि पापा की तबीयत खराब थी, गाड़ी से लेके आया हूं, उनको पहुंचाने के लिए लाया, उनका सामान जो ढोने के लिए आया, तो बोले कोई बात नहीं। अब ये सामान ढोने के लिए, पहुंचाने के लिए आया है, तो फिर इसका नाम होगा एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव। तो यही तो चीज है कि जब नाउन होता है तो एडजेक्टिव आता है, जब नाउन नहीं होता है, जब नाउन नहीं होता है तब प्रोनाउन आता है। जब नाउन नहीं था तो प्रोनाउन आ गया, लेकिन जब नाउन था तो प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव आएगा। यही चीज आपको समझना है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि देखो यहां पर नाउन आया है तो फिर ये प्रोनाउन नहीं आएगा, क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो ये माई है ये एडजेक्टिव है और ये है नाउन, लेकिन ये क्या है? तो ये तो प्रोनाउन है कि नहीं? प्रोनाउन। अब देखो अभी लिखवाया, माइन क्या है? ये माइन क्या है? प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, तो फिर प्रोनाउन नहीं आएगा। तो इस कारण से ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। एक और चीज देखो, मैंने कहा कि दिस इज नहीं, दिस पेन इज माई पेन, और यहां कह दिया दिस पेन इज माइन पेन, माइन पेन। अब 2 एग्जांपल दिया, दिस पेन इज माई पेन और दिस पेन इज माइन पेन। अब दोनों में से अब मैं चेक करने जा रहा हूं। देखो, आप सोचोगे कि सर अभी आपने बताया कि पेन जो है वो माई के साथ आता है, इसे कहते हो माई पेन, माई क्लास, माई लाइफ, माई स्टाइल कहते हो ना, तो माई के बाद नाउन दे रहे हो, तो आप सोचोगे कि सर नाउन जब आया है तो एडजेक्टिव आएगा, इसलिए आंसर इसको करोगे। बिल्कुल आपका सोचना सही है, लेकिन आप यहां से देखोगे तब तो, आप यहां से देखना शुरू करो तो यहां पर पेन है और यहां पर भी पेन है, तो पेन और पेन का रिपीटेशन हो गया, इसीलिए एक को कटना पड़ेगा। अब पेन और पेन का रिपीटेशन है, यहां पेन और पेन का रिपीटेशन है, इसीलिए एक को कटना पड़ेगा। ना ये सही है और ना ही ये सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर पेन और यहां भी पेन, किसी भी सेंटेंस में 2 नाउन एक साथ नहीं आ सकता, उसे काटना पड़ेगा। अब तुम पेन को काटोगे ना, तो फिर माई किस काम का? अरे जब पापा ही नहीं है तो उनका ड्राइवर किस काम का? इसीलिए माई भी कट जाएगा। अब इस माई पेन के बदले में तुम क्या दोगे? प्रोनाउन। क्या दोगे? प्रोनाउन। तो इसीलिए क्या होगा? माइन। क्या होगा? माइन। अब जाके ये दोनों आंसर आपके करेक्ट हो गए, ए और बी, तो क्यों दोनों है एक ही। तो आपने कहा दिस पेन इज माइन, क्लियर। अब देखो इस द पेन इज माइन का मतलब क्या है? इस माइन को किसके बदले लिखा गया? माई प्लस पेन के बदले। जो भी पेन है तो पेन होगा, बुक होगा तो बुक होगा, क्लास है तो क्लास होगा, टेबल है तो टेबल होगा। यानी माइन का मतलब है माई प्लस नाउन। माइन का मतलब है माई प्लस नाउन।
यानी माई में और माइन में डिफरेंस क्या है कि माइन कहता है कि मैं एडजेक्टिव को निगल चुका हूं और मेरे साथ नाउन लगा हुआ है। ये चीज है। जैसे आपको अगर मैं कहना चाहूं, ये कुछ इस प्रकार से है, देखो जरा गौर से। माइन का मतलब क्या है? माइन का मतलब है माई प्लस नाउन, यानी माई प्लस नाउन। आवर्स का मतलब क्या है? आवर प्लस नाउन। योर्स का मतलब क्या है? योर प्लस नाउन। हिज का मतलब क्या है? हिज प्लस नाउन। हर्स का मतलब क्या है? हर प्लस नाउन। दियर्स का मतलब क्या है? दियर प्लस नाउन। दोनों का मतलब एक है। अब क्वेश्चन देखोगे तो और दिमाग खुलेगा। देखो क्वेश्चन यहां पर, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज, दिस बुक इज माइन, माई बुक तो नहीं होगा। माई बुक अगर मान के चलो कि यहां पर अगर मैं माई नहीं लिखता, माई बुक लिख देता, तो आप देखो कि यहां पर भी बुक है, यहां पर भी बुक है, बुक और बुक का रिपीटेशन हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि यहां पर माइन का मतलब ही है। अगर मैं यहां पर माई बुक लिखूं तो फिर यहां भी बुक और यहां भी बुक, इसीलिए इसको छुपा दिया। किसके अंदर? माइन के अंदर। माइन में इसको छुपा दिया। अब क्या हो गया कि इसका मतलब क्या है? इस माइन का मतलब छुपा हुआ मीनिंग क्या है? माई बुक। अब मुझे चाहिए कि दिस बुक इज माई बुक एंड दैट इज व्हाट? योर बुक। अब योर बुक का क्या होगा? ऐसे लिखोगे योर और आगे कर दोगे बुक, तो फिर यहां भी बुक और यहां भी बुक, रिपीटेशन हो गया। तो इसको भी छुपा दो। कैसे? योर्स लगा के ऐसे कर दो। सीधा आंसर है। देखो आंसर देना शुरू कर दिए सबके सब। अब ये तो योर है, तो इसके बाद कोई ना कोई तो नाउन चाहिए, क्योंकि क्या है? ये प्योर एडजेक्टिव है, तो नाउन चाहिए। नाउन नहीं है, कट गया। ये तो कुछ होता ही नहीं है, गलत है। यू तो एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा? योर्स। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर योर्स का मतलब क्या है, तो योर बुक। योर्स का मतलब योर बुक। और देखो क्वेश्चन दिखाता हूं। मैंने कहा द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन। अब देखो ऑडियंस होते हैं एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा होते हैं तो उनके लिए देखो, एक से ज्यादा थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए दे आता है, तो दे के लिए क्या हो जाएगा? दियर। दे के लिए अब देखो इट्स तो लगेगा नहीं, क्योंकि ऑडियंस लिविंग है। हिज है सिंगुलर के लिए, अगर यहां पर कोई सिंगुलर होता तो हिज लगाते, फीमेल होती तो हर लगाते, इसीलिए एक से ज्यादा है तो क्या होगा? दियर। क्या होगा? दियर। बस। और देखो, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू। अब किसी का जाना, तो आई, देखो यहां पर क्या है? ये एक प्रकार का नाउन है, जीरन जो कहलाता है, तो आई गोइंग तो होगा नहीं। माइन है तो माइन के बाद, फिर जो माइन के बाद नाउन कहां से आएगा? प्रोनाउन नाउन एक साथ, क्या हो जाएगा? माई गोइंग। माई गोइंग। आगे बढ़ जाओ। देखो यहां पर एक क्वेश्चन, इज दिस बुक, यानी इज दिस बुक और माइन। इस माइन का मतलब क्या है? माई, और है क्या? बुक है, तो माई बुक। तो यहां भी क्या होना चाहिए? यहां भी होना चाहिए इज दिस योर बुक। अब यहां माई बुक का क्या लिखा? माइन, तो योर बुक का क्या होगा? योर्स। ऑप्शन कहां है? बी। टेंशन फ्री, टेंशन फ्री रहो ना, टेंशन फ्री। चलो आगे बढ़ जाओ बेटा। देखो एक चीज बता रहा हूं, रूल नंबर 14 को जरा गौर से सुन लो। रूल नंबर 14 को, रूल नंबर 14 कहता है कि जैसे कुछ खास करके हम प्रोनाउन एक एक चीजों को ही पढ़ रहे हैं। अमृत रूल में क्या है कि कोई अलग से चीजें तो जुड़ेंगी नहीं, मतलब जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको निकाल लाया और उसी को एक मतलब ब्रीफ में चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका लेवल बहुत कम है बेटा, देखो एक चीज बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हो, अंग्रेजी का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है आपके एग्जाम में, फिर भी मैं आपके जरूरत से ज्यादा आपको डोज दे रहा हूं कि आपका एग्जाम जो है उसके एग्जाम में लॉलीपॉप क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछे तो आपका सर कभी नीचे ना झुके, इसीलिए आपको लेवल से ऊपर लेके चल रहा हूं। आपको अगर अंग्रेजी पर ध्यान दोगे तो फिर एग्जाम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जितना जितना उसका है, जितनी जरूरत है, क्योंकि चाय में अगर ज्यादा चीनी डाल दोगे ना तो फिर वो चाय पीने लायक नहीं रहेगा। तो आप उतनी ही चीनी डालो जितना उस चाय की डिमांड है। अगर जरूरत से ज्यादा आप पानी भी पी लोगे ना तो किडनी खराब हो जाती है। ये तो फिर भी एग्जाम है, आपको उस चीज पर काम करना है जिससे एग्जाम निकल जाए।
बाकी अगर आपको ज्यादा अगर दिलचस्पी है अंग्रेजी की दुनिया में, अगर गोता लगाना है, अगर बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ना है, तो फिर आप फाउंडेशन बैच में मिलो। वहां से ये जो देख रहे हो ना, ये जितना आज आपको जितने 3-4 दिन में पढ़ाया, ये कम से कम पढ़ाता हूं 3 महीने में। 3 महीने में एक चीज खत्म करता हूं यहां पे। तो थोड़ा सा उसका फर्क है, 3 महीने यही पढ़ाने लगूंगा तो फिर तुम्हारा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 14 कहता है क्या, कि देखो कुछ शब्द होते हैं, अब तुम्हें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इन शब्दों को बस ध्यान से सुन लो। क्या शब्द है? ईच है, एवरी है, आइदर नाइदर है और नन है। अब ये शब्द है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, इनका इस्तेमाल जब भी अपनी आंखों से देख लो हमेशा सिंगुलर लगा देना, बस बात खत्म। अब तुम पढ़ोगे कि सर सिंगुलर क्यों होता है, या आइदर का मीनिंग क्या है, नाइदर का मीनिंग क्या है, नन का मीनिंग क्या है, तो ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा, और डिटेल के लिए आपके पास टाइम नहीं है। नन का मतलब जीरो, आइदर का मतलब दो, नाइदर का मतलब ही दो। ये दो और ये दो में क्या अंतर है? ये कहता है कि दोनों में से कोई एक, और नाइदर मतलब कहता है दोनों में से कोई नहीं। इच, एवरी प्रत्येक के लिए आता है। क्लियर? यानी यहां पर जो चीजें हैं, अब आपको उस तरीके से देखना है कि हमें एग्जाम का क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहां पर यह बस आपको दिमाग में रख लेना है कि इन शब्दों का इस्तेमाल जब भी करते हैं सिंगुलर करते हैं। कौन कौन से? तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बस बात खत्म। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, 5 शब्द याद कर लिया ना, हमेशा सिंगुलर। अब देखो इन्हीं सब से ये आंसर जो है कैसे आएगा, जरा देखो ध्यान से। और एक चीज और है, जरा देखो, तुमको एक बात बता देता हूं, जरा गौर से सुनो। मैंने कहा ना आइदर आता है दो के लिए, नाइदर, अब ये भी तुम्हारे लिए जरूरी है, नाइदर आता है दो के लिए, बोथ आता है दो के लिए, नन आता है 0 के लिए। समझ में आया? जैसे मैंने कहा आइदर दो, नाइदर दो, बोथ दो, सर ये तो सब तो 2 के लिए आ रहा है, तो कौन से 2 वाले के लिए हम बोथ लगाएंगे, कौन से 2 वाले के लिए नाइदर लगाएंगे, कौन से 2 वाले के लिए आइदर लगाएंगे? देखो बताता हूं। मान के चलो कि आपके पास एक ही चॉकलेट है, एक चॉकलेट है और लेने वाले 2 हैं, एक ए है और एक बी है। चॉकलेट कितना है? 1 है। अब 1 है तो क्या करोगे? आधा या तो तोड़ के दोगे उसमें से, तो मतलब ये भी मंजूर नहीं है, तोड़ने लायक भी नहीं है वो। तो अब तुम्हारे पास यही ऑप्शन क्या बच गया कि या तो तुम इसको दोगे तो इसको नहीं मिलेगा, या तो इसको नहीं दोगे तो इसको मिलेगा। यानी दोनों में से किसी एक को देना है, तो वहां पर आता है आइदर, 2 में से किसी एक को। और तुम कहे कि एक काम करो, इतना झंझट पालने से बढ़िया है कि इनको बताओ ही नहीं कि चॉकलेट है, ना तो तुम इसको दो ना ही तुम इसको दो, इसे कहते हैं नाइदर। अंतर समझ में आया? ये कहता है दोनों में से किसी एक को दे दो, वो है आइदर, और दोनों में से किसी एक को नहीं दो तो नाइदर। एन फॉर नो तो नाइदर। और बोथ का मतलब होता है कि एक काम करो, उसका टुकड़ा करो आधा आधा, और इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, तो ये क्या हो गया? बोथ। यही तीनों चीज होता है। मैंने क्या कहा? अगर दोनों में से किसी एक को देना है तो आइदर, दोनों में से किसी को नहीं देना है तो नाइदर, और दोनों में से दोनों को देना है तो बोथ, और किसी को नहीं देना तो 0। उसी के ऐसा है। नन का मतलब क्या होता है? 0। क्लियर? आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो आप। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। अब यहां पर मैंने क्या सिखाया है आपसे कि नाइदर आता है 2 के लिए, आइदर आता है 2 के लिए, आए कितने हैं? 3, तो ना ही ए होगा ना ही डी होगा, ना ही ए होगा और ना ही डी होगा। अब या तो, अब बताओ 2 के लिए नो और नन, तो याद रहे कि नन आता है, नो नहीं आता। सब्जेक्ट की जगह पर नन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि नो का। समझ में आया? बस इतना देखो, चीजों को अलग तरीके से समझाना है, क्योंकि आप खुद बताओ, कहते नहीं है कि ट्रक का माल टेम्पू में कैसे लोड होगा, रेलगाड़ी का जो माल गाड़ी का सामान ट्रक में कैसे लोड होगा, हवाई जहाज का सामान, हवाई जहाज में जो सामान भरे जाते हैं उसको टेम्पू में कैसे लोड कर लोगे? तो ये अंग्रेजी का एक अपने आप में नेक्स्ट लेवल है। आपको सिर्फ काम करना है कि कौन सी चीजों को पढ़े, थोड़ा सा एग्जाम निकल जाए। तो अंग्रेजी में भी ऐसा कम है क्या? डिटेल से पढ़ना शुरू कर दोगे तो 1 साल के लिए कम से कम निश्चिंत होना पड़ेगा। 1 साल आराम से जो है तपस्या में लीन हो जाओ, अब फिर देखो क्या है। समझ में आया? आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए। जैसे मान के चलो अगला क्वेश्चन है,
अब यहां पर क्या है, ईच मैन एंड ईच वुमेन, मैंने क्या कराया है, ईच एवरी आइदर नाइदर नन, ये अपनी आंखों से दिख जाए तो इन्हें सिंगुलर करार दे देना, कहना कि तुम कुछ और नहीं, तुम तो सिंगुलर हो, तुम क्या हो, सिंगुलर हो। हैव होता है प्लूरल, कैन मस्ट क्या कह रहा है कि होने का, वोट रखने का, तो हैव नहीं, क्या होगा, हैज, कैन मस्ट नहीं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज, क्योंकि अगर कैन भी लगाओगे तो कैन के बाद वर्ब चाहिए V1, मस्ट के बाद वर्ब चाहिए, क्योंकि दोनों मॉडल्स हैं। हाँ, और देखो, अब देखो इसका आंसर क्या होगा, यहां पर देखो, अब इसका आंसर जरा बताओ मुझे, मैं चेक करूं कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं, जल्दी से इसका आंसर बताओ। तीसरे का आंसर, लक्ष्मी का आंसर सबसे पहले आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये तुम्हारा लेवल है, अब इसमें तुम ये देख खखोरने लगोगे कि काहे आया, काहे सम नहीं आया, काहे एनी नहीं आया, काहे वन नहीं आया, अगर इन चारों के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर मिलो फाउंडेशन में, क्योंकि वहां पर टाइम मिलता है। अब यहां पर आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम निकले। मैंने क्या सिखाया कि आपको अपनी आंखों से दो दिखा, अब दो के लिए क्या कराया हूं, आइदर, नाइदर और आइदर हो गया, नाइदर हो गया और बोथ हो गया। अब उन तीनों में से कौन सा दिया है, आइदर दिया है, तो सीधा आंसर ये होगा, क्योंकि दो के लिए आइदर आएगा। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, चौथे का आंसर बताओ, देखता हूं कौन देता है सबसे पहले। विपिन का आंसर आ गया सबसे पहले, बताओ जरा, सीधा क्या क्या आपको क्या पकड़ना है, देखना है कि ये है दो, टू, तो टू के लिए आइदर, टेंशन फ्री, किस बात का टेंशन है तुम्हें, आगे बढ़ जाओ। अब थ्री सिस्टर्स है, अब देखो तीन है, मैंने कहा कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि नाइदर कितने के लिए आता है, छोड़ो कि कितने, मतलब उसका डिटेल छोड़ो, कितने के लिए, तो कहोगे दो के लिए, बोथ कितने के लिए, दो के लिए सर, आइदर दो के लिए सर, पूछा कितना है, तीन, तो अगर दो के लिए आता तो ये भी होता, ये भी होता, ये भी होता, पूछा कितने के लिए है, तीन के लिए, तो ना ये, चलो ये तो नहीं होगा क्योंकि दो के लिए आता है, ये भी नहीं होगा, दो के लिए आता है, ये भी नहीं होगा, दो के लिए आता है, तो जब दो के लिए आता है तो ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, तो बच क्या गया, बस। हाँ, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ जाओ, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब देखो ये तो लॉलीपॉप लगेगा तुम्हें, अब क्वेश्चन नहीं, लॉलीपॉप लगेगा, चूस के फेंक दोगे, क्यों, क्योंकि सीधा दिख गया टू, अब टू जैसे दिखा चाप दो बी, जैसे दिखा टू क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आओ अपने अमृत रूल 15 की तरफ। अमृत रूल 15 क्या कहता है, जरा गौर से सुनो, ये कहता है ईच अदर और वन एनदर, ईच अदर और वन एनदर। अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ईच अदर और वन एनदर का यूज कहां होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज को कहा जाता है, देखो तीन चीज पढ़ाऊंगा अब आगे, RRR, तीन जो RRR मूवी आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें एक आर का मतलब है रेसिप्रोकल, दूसरे आर का मतलब है रिलेटिव, और तीसरे आर का मतलब है रिफ्लेक्सिव, यही है RRR। अब ये RRR का मतलब क्या है, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव। जहां पर रिफ्लेक्सिव जो है, जो रिफ्लेक्सिव है वो कहता है क्या कि, सॉरी रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या कहता है कि पारस्परिक दिखाता है। इसे फेसबुक चलाते होगे तो फेसबुक में एक कॉमन फ्रेंड्स आते हैं और एक म्यूचुअल फ्रेंड आते हैं, जिनके साथ आपका संबंध बढ़िया है वो म्यूचुअल फ्रेंड कहलाते हैं। जैसे हमारे जैसे गांव में क्या होता है कि अपने घर में जैसे आटा नहीं है बगल वाले से मांग लो, बगल वाले घर में दाल नहीं है तुम्हारे घर से मांग लिया, सब्जी नहीं तुम्हारे घर से मांग लिया,
अब यही होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप। देखो रिलेशनशिप दो प्रकार का होता है, उन दोनों रिलेशनशिप के बारे में आज बात करता हूं तुमसे। एक कहानी सुन लो, मान के चलो कि एक कोई मेल है या फीमेल जो भी, एक कोई व्यक्ति है और ए ने अपना मोबाइल लिया और मोबाइल पर कुछ लिखा बढ़िया से कि जिसको देख के नींद आता है वो हो तुम, जिसको देख के सुकून आता है वो हो तुम। अरे तुम नदी हो, तुम पहाड़ हो, तुम तितली हो, तुम आसमान हो मेरा। कि खोकर जिसे खुदा इस जमी से जलता है, खुदा की गई अफसोस से लगते हो तुम। सब कुछ कह दिया, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, सब कुछ कह डाला। जख्मों पे मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए। सब कुछ लिखा, जिसको देख के नींद खुले, मतलब नींद खुलने के बाद जिसको देखने का मन करे वो हो तुम, सोने से पहले जिसको देखने का मन करे वो हो तुम। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जिगर, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां। सब कुछ कह डाला। अब इससे बड़ा क्या है कि कहीं काट कट कुट जाए तो वहां पर मरहम नहीं चाहिए, बस तेरा छुआ चाहिए। तो फिर जो नीट और इस डॉक्टर वॉक्टर की तैयारी करने वाले सब बंद हो जाए, जब इसी से सब सही होना है तो। मतलब कहना यह है कि इसने जो भी कहा, इसके मन में जो भी था कह दिया, और मन में जो भी था वो कह के और भेज दिया बी को। एक रिलेशन है, एक तो ये हो गया। अब एक और रिलेशन में आओ। मान के चलो एक कोई व्यक्ति है, सेम यही घटना घटी इसके साथ, सेम टू सेम घटना घटी है। इसने भी यही कहा कि विनाश के बाद निर्माण में ली हुई जिंदगी की पहली सांस से लगती हो तुम, तेरे होने से ही मेरा होना है, और तुझको खोना जैसे खुद को खोना है। वही चीज कह दिया कि तुम नदी हो, तुम पहाड़ हो, तुम तितली हो, तुम आसमान हो, तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा। जो कहना था सब कह दिया, दिल की बातें सारी कह डाली। सेम वही चीज कि जख्मों पे मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। जेवर सी पहनती हो तुम अपनी हर अदा, बिंदी में सादगी और झुमके में मेरी जान रखती हो। सब कुछ कह दिया, जो कहना था सब कुछ कह डाला, और कह के 10 लोगों को भेज दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस रिश्ते को क्या नाम दोगे? यही दो रिश्ता होगा ना, यही तो दो होगा, इसके अलावा कोई तीसरा है तो बताओ। इसीलिए ये जो है, इसके अलावा कौन तीसरा रिलेशन होता है? अरे यही होगा। मैं मान रहा हूं कि एक नहीं होगा दो होगा, दो नहीं तीन होगा, तीन नहीं चार। मैं 10 कहने का मतलब जरूरी थोड़ा कि 10 से ही होना चाहिए। अरे एक से ज्यादा, बस मेरा कहना क्या है, एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा इन्वॉल्व हो, ये दूसरा रिलेशन है। यही तो दो रिश्ते का नाम है। ध्यान देना, अगर जिस रिश्ते में सिर्फ दो लोग हैं, ये दो लोग होते हैं, वहां पर आता है ईच अदर। ईच अदर, आपने एक कथन सुना होगा कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तो वी आर मेड फॉर ईच अदर। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तो ईच अदर। लेकिन हम बने और तुम सभी बने एक दूजे के लिए, तो ये कहलाएगा वन एनदर। समझ में आया? जिस रिश्ते में दो लोग हों उसको इच अदर कहते हैं। जिस रिश्ते में दो से ज्यादा, अब दो से ज्यादा का मतलब क्या है, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, अपने हिसाब से जितने हो जाए, उसका मतलब फिर वो क्या है, इच अदर नहीं, वन एनदर। वन एनदर, बस यही चीज है। आओ देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। देखो, अब क्वेश्चन पूछा है, ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगेन शाउटिंग एट ईच अदर। ऑल का मतलब होता है 100। ऑल क्या है, 100 के लिए। ऑल का जहां इस्तेमाल होता है वो 100 के लिए होता है, और 100 है तो ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगेन शाउटिंग एट ईच अदर। 100 के लिए ईच अदर नहीं, 100 के लिए वन एनदर होता है। वन एनदर, ऑप्शन सी। और देखो, अब देखो इसका जरा आंसर बताओ क्या है। आंसर दो तो सभी। बोथ ऑफ देम हेल्प वन एनदर इन द टाइम ऑफ नीड। इसका आंसर बताओ क्या होगा।
बी बी बी। बस हो गया खेल। क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले? बताया कि बोथ कितने के लिए आता है? तो बोथ आता है दो के लिए, आता है ना। तो दो के लिए ईच अदर की वन एन अदर, तो ईच अदर याद रखना। ये जो कहा जाता है ना कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, यानी हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तो ईच अदर लगाते हैं तो वही है दो। वैसे भी ईच का इस्तेमाल दो के लिए ही होता है, मतलब दो के लिए भी होता है, दो से ज्यादा के लिए भी होता है। तो ईच अदर दो आ गया। यहां पर दो लोग हैं तो वन अनदर नहीं, क्या होगा? ईच अदर। वन नहीं ईच। ऑप्शन क्या होगा? बी। और देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान बाप है और बेटा है अपना, पुत्र नलायक। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलवेज अपोज्ड वन इन अदर, कहां से होगा? अरे पापा, पापा यहां पर है, बेटा यहां पर है, कितने लोग हैं? दो लोग हैं, तो दो के लिए वन इन अदर होगा, ईच अदर होगा, ऑप्शन बी। और देखो, द थ्री इंडिविजुअल्स, अब देखो मैंने क्या कहा कि दो से ज्यादा हो जाए, मतलब एक और एक दूसरा, एक दूसरे के लिए, तो ईच अदर। लेकिन जहां नंबर बढ़ा दो से, यानी कितना हो जाए? तीन हो जाए, चार हो जाए, पांच हो जाए, 10 हो जाए, 50 हो जाए, लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, तो यहां पर थ्री अगर है तो थ्री के लिए ईच अदर नहीं होगा, क्या होगा? वन एन अदर होगा। यहां देखो क्या लगा है, क्या लगा है? ईच अदर होगा, क्या होगा? वन एन अदर। ऑप्शन हो गया सी। यहां देखो कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ करी जाए कम। रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट लव वन एनदर। रणबीर कपूर एक, आलिया भट्ट एक, मिल के कितने? दो। अब दो के लिए वन एनदर नहीं, क्या आता है? ईच अदर, ईच अदर, ऑप्शन सी। टेंशन फ्री रहो, आगे आओ। देखो आपको ना कुछ चीजों को ऐसे काम करना है, आ जाओ। अब रूल नंबर 17 को देखो, सीधा सीधा रूल नंबर 17 पर आओ, जो तुम्हारे काम का है। इसको, इसका नाम जो है 17 का, इसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो आपके एग्जाम में रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछना होगा तो आपसे पूछेगा रेसिप्रोकल से, जो कि बता दिया। रिफ्लेक्सिव से क्वेश्चन पूछता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला है क्या? चलो अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। चलो तुमको ना थोड़ा सा इसका डिटेल बताते हैं, थोड़ा अंतर बताते हैं दोनों में क्या है। एक जो है कि एक डिटेल वाला और दूसरा एक है कि शॉर्ट वाला, दोनों का अंतर बता करते हैं। पहले तुम समझो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसी को सेल्फ प्रोनाउन कहते हैं। देखो बेसिकली इसके तीन नाम हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, इतिहास के अंदर थोड़ा सा उतरता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप सब इतिहासकार हो, एक से बढ़ के एक जानकारी आपके पास है जो इतिहास के तथ्यों से जुड़ी हुई है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल था वो था हड़प्पा, जिसकी वजह से इस सभ्यता का नाम भी पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। आपने पढ़ा होगा इस काल के, इसी युग के लोगों ने जो है कॉपर में टिन मिला के एक नया धातु बनाया जिसका नाम पड़ा ब्रॉन्ज। तो इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो आपसे मैं कहूं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो वही चीज। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्या है, वही चीज। हड़प्पा सभ्यता क्या है, वही चीज। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एरिया जो था ऊपर जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके और यहां पर जो है आपका महाराष्ट्र का जो दैमाबाद है वहां तक का जो एरिया फैला हुआ था, और कहीं ना कहीं ये त्रिभुजाकार शेप में था, ट्रायंगुलर शेप में था ये, जिसकी वजह से देखा गया कि इसका अधिकतम भाग जो है वो सिंधु घाटी के तट पर लगा हुआ है। यानी सिंधु नदी जहां से गुजरती है वहीं से ये सारी चीजें लगी हुई हैं, जिसके कह दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। ये कुछ और नहीं है, तीनों चीज के एक ही नाम है, जो तीनों है वो एक ही नाम है। और यहीं से आपको समझना है कि यहां भी तीन चीज हैं, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल और ये आपका एक क्या है? सेल्फ प्रोनाउन। चलो बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चलो डिटेल से तुम्हें बताता हूं।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? देखो, एक शब्द आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन यानी जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पीछे एक व्यक्ति और खड़ा है, मैं हाथ उठाऊंगा तो वो भी हाथ उठाएगा, मैं देखूंगा उसे तो वो भी मुझे देखेगा, मैं हाथ दोनों ऊपर उठाऊंगा दोनों वो भी उठाएगा, जैसा मैं करूंगा सेम टू सेम वैसा वो करेगा। इसका मतलब यही क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो एक ऐतिहासिक घटना तुम्हें सुनाता हूं। आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जो भारत में प्रवेश करी 1526 के अंदर, जिसको कहा जाता है, जो आने वाले थे वो मुगल्स थे, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है मुगल साम्राज्य, मुगल अंपायर। कहते हैं कि जब पहली बार लड़ाई लड़ी गई, जब बैटल ऑफ पानीपत जो माना जाता है 1526 के अंदर, और 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसके बाद लगातार दूसरी लड़ाई लड़ी गई 1527 के अंदर जो बैटल ऑफ खानवा थी। तीसरी लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम था बैटल ऑफ चंदेरी। अब बाबर जो है लगातार लड़ाई पर लड़ाई जीत रहा है। राणा सांगा के साथ चंदेरी की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई मानी जाती है, बहुत बड़ी जीत थी बाबर के लिए भी। बाबर तो एक खास करके एक राजा था, एक लीडर था। लड़ाई लड़ने वाले उसके सैनिक हुआ करते थे और उसकी सेना में एक से बढ़ के एक सैनिक थे। अब सोचो कि एक सेना में एक, अगर मैं सैनिक का एक उदाहरण लूं, एक सैनिक जिसकी ताकत तुम सुन के हैरान हो जाओगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था फरीद। वो फरीद जो था, जब चंदेरी का दावत चल रहा था, सारे लोग गोश्त खा रहे थे, वो फरीद नाम का व्यक्ति क्या किया कि तलवार से उस गोश्त पे मारता था, उठा के खाता था, अपने चाकू तलवार से मारता था और ऐसे खाता था। वही ये बात, वही ये नजारा बाबर देख रहा था, जिसके बगल में उसका प्रिय पुत्र हुमायूं खड़ा था। बाबर ने कहा, मेरे बेटे इस गुस्ताख पर नजर रखना, मुझे इसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं, उसके माथे पर एक अलग सा तेज मुझे प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुगलिया सल्तनत के लिए सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो सिर्फ ये व्यक्ति है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है, मैं भविष्य को देख पा रहा हूं और उस भविष्य में मैं देख रहा हूं कि ये मुगल सल्तनत के लिए बहुत बड़ा कांटा है, इसका कुछ इलाज कर दिया जाए। जब ये बात बाबर हुमायूं को बता रहा था, उसी समय वो फरीद जो व्यक्ति था वो उसको सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं बाबर की नजर में आ चुका हूं, इसके पहले बाबर मुझे मरवा दे, इस सेना को छोड़ के भाग जाना चाहिए। भागा तो, सेना में से गया तो, लेकिन जाते जाते अपने दोस्तों से कहा, अपने मित्रों से कहा कि हे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, एक बात तुम्हें कहता हूं, वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन वादा है तुमसे, अगर मुझे खुदा ने सही सलामत रखा, मुझे खुदा ने इतनी ताकत दी, तो मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि मुगलिया सल्तनत को, इस भारत की जो जमीन है उसे उखाड़ के मैं फेंक दूंगा। जो व्यक्ति जो सुने सारी बातों को, बोला कि क्या मजाक कर रहा है ये। तुमसे अगर कोई कहे, तुम अगर किसी अपने दोस्तों के साथ कहो कि हे मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर मुझे खुदा ने सही सलामत रखा तो मैं मोदी जी को हटा के धरती से बाहर, भारत से बाहर निकाल दूंगा, तो जैसे हंसेंगे ठीक वैसे ही लोग हंसे थे उस समय। लेकिन जो जानता था, जो उसको पहचानता था, वो उसकी बात को मानता भी था। कहते हैं कि जो फरीद था वहां से सेना छोड़ के आया और चला आया बिहार में, बिहार की इस पावन धरती पर। और यहां के जो राजा हुआ करते थे बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी ने उसको अपना अंगरक्षक बनाया, कहा कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ। कहते हैं कि बहार खान लोहानी जब गए थे जंगल में शिकार करने, तो जंगल में शिकार जब कर रहे थे तो अचानक से शेर हमला, अचानक से ही शेर हमला करता है, घात लगा के बैठेगा, अचानक से हमला कर देगा। जैसे शेर ने हमला किया, बीच बचाव करते हुए फरीद गया और शेर के दो हिस्से कर डाले, बीच से ही फाड़ दिया। जब यह नजारा बहार खान लोहानी देखे तो कहे कि तुम्हें कौन कहता है कि तुम फरीद हो? तुम कोई फरीद वरीद नहीं हो, तुम तो शेर हो, शेर। आज से दुनिया तुम्हें शेर खान के नाम से जानी जाएगी, दुनिया तुम्हें शेर खान से ही पुकारेगी। और बहार खान लोहानी ने उसे एक टाइटल दिया शेर खान का। वही शेर खान जो बैटल ऑफ चौसा 1539 के अंदर हुमायूं को पहली बार परास्त करता है, कमर तोड़ देता है, और बैटल ऑफ जो है कन्नौज या बेलग्राम की लड़ाई 1540 में अपनी बात को साबित भी कर दिया कि कैसे एकमात्र सैनिक जो उसी के सेना में एक सैनिक था,
उसने भारत की इस जमी से मुगलिया सल्तनत, जिसने अपने बड़े पांव पसार रखे थे, अपने प्रचंड आक्रमण से पूरे देश के हर एक हिस्से को हिला रखे थे, उनको कितना आसानी से भारत की इस जमी से बाहर निकाल के फेंक दिया। और वही कहलाया शेर शाह सूरी, कहीं और का नहीं, बिहार का। कहते हैं आज भी उसका सासाराम में मकबरा है, अभी फुर्सत मिले तो चले जाना सासाराम के मकबरे को देखने के लिए। कहते हैं कि शेर शाह सूरी ने अपने जीते जी उस मकबरे को बनाया है, मरने के बाद नहीं। सोचो कि मरने के बाद भी उसका उस पर कंट्रोल है, जहां पर उसने अपने मरने की जगह तक तय कर चुका था। उसके मरने के बाद भी उसके कब्र तक सिर्फ उसी के पैरों के निशान थे, जहां पर वो मरने के बाद भी अपनी मन मर्जी से जहां उसको पसंद था वहां दफनाया गया। इतना खतरनाक व्यक्ति, इतना धुरंधर योद्धा, आखिर मारा कैसे गया, मरा कैसे? किसी की बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि वो शेर शाह सूरी जैसे व्यक्ति को मार सके। किसी के तलवार में इतनी धार नहीं थी जो शेर शाह सूरी के शरीर पर एक भी जख्म दे सके। मरने और मारने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो शेर शाह सूरी। कैसे? कहते हैं कि कालिंजर के किले को गिराने के लिए शेर शाह सूरी गया और वहां से अपने तोप को, वहां से जो तोप था अपने तोप को लेके गया था, और इसी तोप से कहते हैं कि एक गोला निकला, इस दीवार से टकराया और इस दीवार से टकरा के यहीं पर आया। यही इसी जगह पर शेर शाह सूरी यानी शेर खान खड़ा था, जिससे ये ब्लास्ट कर गया गोला और इस शेर शाह सूरी के चीथड़े उड़ गए। मारने वाला कौन है? शेर शाह सूरी। मरने वाला कौन है? शेर शाह सूरी। तो मारने और मरने वाला यानी करने और होने वाला जो एक ही व्यक्ति हो उसे ही कहते हैं रिफ्लेक्सिव। उसी का इस्तेमाल प्रोनाउन कर लो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सोचो, इसीलिए कहते हैं एक बिहारी 100 पे भारी, कोई और नहीं है। न जाने कौन सी चीज इस बिहार की मिट्टी में शामिल है कि एक से बढ़ के एक सुरवीर, एक से बढ़ के एक धुरंधर इस बिहार की जमीन से निकले हैं। एक से बढ़ के एक। इतिहास के पन्ने तो भरे पड़े हैं इन योद्धाओं से, जिनका जन्म और जिनका सब कुछ शुरुआत हुआ है इस बिहार से। एक से बढ़ के एक। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। बस यही समझाना था आपसे कि अब देखो मेन चीज, आता हूं अपने टॉपिक पर। अपने टॉपिक पर आता हूं। क्या है टॉपिक? कि मैंने कहा रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन कुछ और नहीं है। रिफ्लेक्शन यही है कि यहां से जो गोला था यहां से टकराया और आके यहीं पर ब्लास्ट हुआ, यानी चीजें वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। यानी ये जो चीज है, आप गौर से देखो, ये जो गोला था ये क्या किया, यहां से गया और यहां से आके और यहीं पर क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो यही है रिफ्लेक्शन, यानी उसी चीज का प्रभाव उस पर पड़े तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब बीच में जो शेर शाह सूरी ने उस शेर को फाड़ दिया तो क्या कहा कि मैं खुद इस शेर को फाड़ा हूं, मैं खुद ये काम किया हूं। तो अपनी बातों पर जवाब देना, अपनी बातों पर एम्फसाइज करना, उसी एम्फसाइज को कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक, इम्फेटिक प्रोनाउन, दोनों एक ही है। और बात करूं मैं, इन सारे शब्दों के साथ सेल्फ लगा होता है तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है सेल्फ प्रोनाउन। इनके साथ सेल्फ लगा होने से इन्हें कहा जाता है सेल्फ प्रोनाउन। गौर से देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्फ्स। तो माई सेल्फ, आर सेल्फ। यहां पर योर सेल्फ भी और सेल्फ भी, देखो सिंगुलर के लिए योर सेल्फ, प्लूरल के लिए योर सेल्फ। हर सेल्फ आ गया, देम सेल्फ्स ये भी आ गया। तो आप जरा गौर से देखो, सबके साथ क्या लगा है, सेल्फ लगा है। तो सेल्फ लगा है तो सेल्फ प्रोनाउन कहा जाएगा। सर आप हिस्ट्री पढ़ाइए, सर आप मुझसे इंग्लिश नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा, नहीं, एक से जो हमारे केजीएस में एक से बढ़ के एक। मैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इतिहास वाकई में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, और अगर बात हो बिहार के इतिहास की तो फिर तो वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी है, जो परवश होके बहता है वो खून नहीं वो पानी है। तो यहाँ तो ऐसे ही है कि जब आप ऐसे ऐसे सुरवीरों के बारे में, चंद्रगुप्त जैसे
लोगों के बारे में, जब आप राजाओं के बारे में आप पढ़ते हो, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हो, तो वैसे ही आपका छाती जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है। चलिए हाँ, मेन चीज यही है। देखो, मैं इतिहास जैसे मान के चलो मैं आपको कोई झूठ मूठ की मनगढ़ंत कहानी सुनाऊं और उससे मैं एग्जाम्पल को कनेक्ट करूं, उससे बेहतरीन है कि इतिहास में एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। आप पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, उसके बाद देखो आप अपने जीवन के हर डिसीजन को आराम से ले लोगे उनकी मदद से। चलिए, तो बात करते हैं इसके बारे में ही कि यही जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, याद रहे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल, ध्यान देना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब भी इस्तेमाल होगा वो सब्जेक्ट की जगह पर नहीं होगा। जैसे लोगों से मिलोगे तो कहते हैं माई सेल्फ अमित, माई सेल्फ सुमित, गलत है ये। माई सेल्फ अमित और माई सेल्फ सुमित नहीं होता है। आई पहले, उसका रिफ्लेक्शन माई सेल्फ, ही पहले, उसका रिफ्लेक्शन हिम सेल्फ, सी पहले, उसका रिफ्लेक्शन हर सेल्फ। तो जब भी आप देखोगे, आप जब भी इन सारी चीजों को देखोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल जब भी देखोगे, आप हमेशा याद रखना कि इनका इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। यू रहेगा तभी योर सेल्फ आएगा, ही रहेगा तभी हर सेल्फ आएगा, दे रहेगा तभी देम सेल्फ आएगा, बिना उसके कुछ आने वाला नहीं। तो यहां पर देखो, एक माई सेल्फ एंड रोशनी, माई सेल्फ नेवर बी यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर माई सेल्फ का इस्तेमाल कभी नहीं होता है। तो इस माई सेल्फ को काटो और यहां क्या कर दो, आई कर दो। लेकिन अभी भी ये गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने कहा है 2-3-1 वाला कॉन्सेप्ट याद रहे, 2-3-1 वाला। यहां पर आई पहले नहीं, रोशनी पहले, उसके बाद आई। अगर पूरी तरीके से सही करना होगा तो यह होगा रोशनी एंड आई, रोशनी एंड आई, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और देख लो आगे, यहां पर क्या है, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ। माई सिस्टर एंड माई सेल्फ नहीं होगा, माई सिस्टर एंड आई होगा। अब यहां पर सही है ये 3-1, 2-3-1। तो माई सिस्टर एंड आई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। देखो आर लगा है, समझ में आया? चलिए, तो बस यही चीज समझाना था। चीजों को आगे और बढ़िया से देखेंगे और सारी चीजों को समझेंगे। आई होप आपने एंजॉय करा होगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही आप निरंतर लगे रहिए, चीजों को बेहतरीन तरीके से समझते रहिए, सीखते रहिए। और यकीन मानिए कि आपको अगर सफल होना है तो सफलता के लिए सिर्फ एक ही काम करना है कि निरंतर अपने काम में लगातार लगे रहना है। मेरा सिर्फ एक ही कहना होता है कि आने वाले कल को बस बेहतर बना लो। आगे आने वाला कल अब बस सोचो, आप आज बेहतर बना लो, आने वाला कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। आने वाला कल को अगर बेहतर बनाओगे तो आपका फ्यूचर बेहतर होता चला जाएगा। चलिए, बाकी मुलाकात होगी कल आपसे, कल और चीजों के बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। रुखसत होते हैं, थैंक यू वेरी मच, बढ़िया से पढ़ते रहिए। मुलाकात फिर से कल होगी। जय हिंद।